हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 31 मार्च और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज पीपीआई चार्जेस को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, उसने एक सर्कुलर जारी करा है। उसमें यह बताया है कि अब से जब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे थ्रू पीपीआई इंस्ट्रूमेंट अबव ₹2000, तब आपको एक इंटरचेंज चार्ज लगेगा 1.1%। इसके बाद से ही सोशल मीडिया में न्यूज आने लगे कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज देना होगा। बट फिर एनपीसीआई ने क्लेरिफाई ये किया कि ये जो चार्जेस हैं ये पर्सन टू पर्सन जो आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो यूपीआई के जरिए उस पर ये कॉस्ट नहीं लगेगी। और जब कोई आप परचेस भी करते हो कोई आप ऑनलाइन परचेस भी करते हो तब भी आपको चार्जेस नहीं देने होंगे। ये जो पीपीआई चार्जेस हैं ये दरअसल बैंक और मर्चेंट के बीच का कॉस्ट है। तो जनरली ये जो कॉस्ट होगा ये मर्चेंट बियर करेगी, बैंक बियर करेगी। इसमें जो कंज्यूमर होगा, जो यूजर होगा, यूपीआई जो यूज कर रहा होगा, उसे ये चार्ज नहीं देना है। और ये चार्ज तभी लगेगा जब आप पीपीआई इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे। पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो पीपीआई मतलब आपका जो पेमेंट वॉलेट होता है, जैसे पेटीएम वॉलेट है, अमेजन पे वॉलेट है, फोन पे है, गूगल पे है। जब आप इससे परचेस करते हो, कुछ सामान लेते हो, तो जब आप पेमेंट करोगे 2000 से ऊपर का, तो जो मर्चेंट होगा उस पर ये कॉस्ट लगेगी। क्योंकि इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व होती है इन चार्जेस पे। इसी वजह से ये जो मर्चेंट चार्जेस हैं इसे इंटरचेंज चार्जेस या फिर मर्चेंट चार्जेस भी बोला जाता है। तो इसमें एनपीसीआई ने क्लेरिफाई ये किया है कि इसमें जो यूजर्स है उनके लिए यूपीआई बिल्कुल फ्री है। वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमें यहाँ पे समझना ये भी होगा कि ये जो चार्जेस होंगे ये बैंक्स या फिर जो मर्चेंट है वो बियर नहीं करेगा। एट द एंड या फिर फ्यूचर में वो कभी ना कभी ये चार्जेस यूजर से ही वसूले जाएंगे। अब वो कैसे वसूले जाएंगे ये हमें आगे देखना होगा। अगर हम पीपीआई की बात करें तो पेटीएम वॉलेट, अमेजन पे वॉलेट, फोन पे, स्मार्ट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, मैग्नेटिक चिप्स, वाउचर, ये सब पीपीआई के दायरे में आते हैं और ये बैंक्स और एनबीएफसी के द्वारा इशू किए जाते हैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एनपीसीआई के बारे में आ सकता है, क्योंकि एनपीसीआई पे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, हमारे देश में जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है, सेटलमेंट सिस्टम है, उसे ऑपरेट करना अंडर द जॉइंट पार्टनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसका जो ओरिजिन है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में जिसका प्रोविजन है। एनपीसीआई के प्रमोटर्स बैंक कौन कौन से हैं? 10 कोर प्रमोटर्स बैंक हैं एनपीसीआई के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी। तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। इसका काम है कि सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट रिटेल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना इंडिया में। और इसका ये भी काम है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके लिए भी स्टेप लेना। एनपीसीआई 2008 में बनी थी अंडर द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसकी जो ओनरशिप है वो कंसोर्टियम ऑफ मेजर बैंक्स ओन करती है जिसे। अब एनपीसीआई के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो यूपीआई इसका प्रोडक्ट है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, जो आप पैसे ट्रांसफर करते हो वो भी एनपीसीआई का है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस भी एनपीसीआई का है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस, रुपे कार्ड, और भी कई इसके प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो यूपीएससी आपसे पीपीआई क्या होता है ये पूछ सकती है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई क्या है, या इसके कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, या फिर इसको कौन कौन से बैंक इसके प्रमोटर बैंक में आती है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज श्यामजी कृष्णा वर्मा जी को लेकर है। तो अब ये श्यामजी कृष्णा वर्मा इसलिए न्यूज में है क्योंकि इनकी डेथ एनिवर्सरी थी मार्च 30 को। और इस वजह से मार्च 30 को उनके जो कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्हें याद किया गया, उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा जी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो बेसिकली ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अगर उनके कंट्रीब्यूशन देखें जो यूपीएससी पूछ सकती है, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। इसका काम ये था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं लंदन में, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ पे थी? लंदन में थी। किसने बनाया था? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। और ये प्लेटफॉर्म था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो ब्रिटिश रूल्स के प्रति अपना ओपिनियन वॉइस आउट कर सकें। इसके अलावा इन्होंने इंडिया हाउस भी फाउंड करा था और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी लंदन में फाउंड करी थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वर्मा बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। बट यहाँ पे जो बॉम्बे आर्य समाज है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे श्यामजी कृष्णा वर्मा। इन्हीं से इंस्पायर हुए थे वीर सावरकर, जो कि मेंबर भी थे इंडिया हाउस के लंदन में। तो जो कि वीर सावरकर लगातार न्यूज में है, तो वीर सावरकर को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है
तो जो वीर सावरकर थे वो श्यामजी कृष्णा वर्मा से इंस्पायर्ड हुए थे और वो मेंबर भी थे इंडिया हाउस के लंदन में। और इंडिया हाउस को किसने फाउंड किया था? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। इसके अलावा श्यामजी कृष्णा वर्मा ने कई स्टेट्स में दीवान के पोस्ट पर भी ये सिचुएटेड थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जिसको वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो ये बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी जनरली जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया होता है, उनके बारे में लेसर नोन जो फैक्ट होती है वो पूछ लेती है, तो हमें वो पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जो जीनियोलॉजी प्रीस्ट होते हैं हरिद्वार में, जिन्हें पांडास बोला जाता है, उनके ऊपर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है ICHR, वो इन जीनियोलॉजी प्रीस्ट पांडास के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं ताकि वो इंडियन हिस्ट्री के गैप्स को फुलफिल कर सकें। तो हमें पता होना चाहिए आखिर ये पांडास क्या होते हैं। तो ये पांडास जो होते हैं, जो हिंदू रिलीजियस सिस्टम में, जिनकी संख्या हरिद्वार में फिलहाल 2500 के आसपास है, इनके पास में फैमिलीज के रिकॉर्ड होते हैं और वो भी 15-20 जनरेशन पुराने, जिनमें डिटेल्स होती थी प्लेस ऑफ ओरिजिन, नेम्स, बर्थ, डेथ, रीजन ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कोई ग्रांट दिया हो टेम्पल्स में, कास्ट वाइज, क्लैन वाइज। तो इतनी रिच जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके पास में हैंडमेड होती है और एक फैमिली की 15 से 20 जनरेशन तक की इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो ICHR जो है वो इसी रिकॉर्ड को यूज़ करना चाहता है ताकि हम पास्ट जो फेमाइन्स आए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकें। एपिडेमिक्स हो, माइग्रेशन हो, मूवमेंट्स ऑफ पीपल हुआ हो, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर जो सोशल हिस्ट्रीज के बारे में पता चल सकता है, क्लेन्स और कम्युनिटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। तो ICHR का प्लान ये है कि इसको डिजिटाइज किया जाएगा ताकि रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के लिए ये डाटा इजीली अवेलेबल हो। अब यूपीएससी आपसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में भी पूछ सकती है। तो जो ICHR है वो 1972 में बनाया था। किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जो बॉडी होती है ICHR, ये हिस्टोरियंस और स्कॉलर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है थ्रू फेलोशिप, ग्रांट्स और सिंपोसिया। तो हमें पता होना चाहिए कि पांडास कौन होते हैं। पांडास जो हिंदू रिलीजियस सिस्टम में ऐसे व्यक्ति होते हैं, जीनियोलॉजी प्रीस्ट होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर फैमिली के 15-20 जनरेशन की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन, नेम, बर्थ, डेथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखते हैं लिखित रूप में। तो पांडास क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं, या फिर ICHR पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ क्लोन गंगा को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है NDRI, इसने हरियाणा के करनाल में हमारे देश की पहली काऊ के क्लोन को प्रोड्यूस किया है, जो कि इंडिजिनस जो गिर काऊ है उसके सेल से बनी है, उसके ब्रीड की है ये काऊ। और इस क्लोन को, जो क्लोन काऊ है, इसे गंगा नाम दिया गया है। इससे पहले NDRI ने 2009 में जो बफेलो है, भैंस है, उसके भी क्लोन को प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम रखा था गरिमा। बट यहाँ पे जो क्लोन काऊ है उसका नाम क्या रखा है? गंगा। तो यूपीएससी आपसे गंगा के बारे में पूछ सकता है। तो ये गंगा क्या है? इंडिया फर्स्ट क्लोन गिर फीमेल काफ, मतलब ये गिर ब्रीड की है। इसमें जो सोमेटिक सेल यूज किया गया है वो गिर काऊ का यूज किया गया है, और जो जो एग्स यूज किए गए हैं वो जो साहिवाल काऊ है उसके एग्स यूज किए गए हैं। और लैब में इसे फिर एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करके जो जर्सी गाय है उसके जरिए क्लोन गंगा को प्रोड्यूस किया गया है। तो इस क्लोन गंगा में 3 एनिमल्स का यूज किया गया है, जिसमें गिर ब्रीड से सोमेटिक सेल लिए गए हैं, और जो जर्सी गाय है उसे सरोगेट की तरह यूज किया गया है, और जो ओसाइट है, जो एग्स हैं, वो साहिवाल ब्रीड से लिए गए हैं। अब इन तीनों का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि गिर, साहिवाल, थारपकर और रेड सिंधी जो हैं, क्योंकि इन गायों में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, इन गायों में सबसे ज़्यादा दूध देखा जाता है, मिल्क प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। इस वजह से ये गाय हमारे लिए, हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारी जो देशी गाय हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो धीरे-धीरे घट रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इस वजह से हमें ऐसी गाय बनानी है जिससे कि हमारा दूध, जो जिससे कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको कैटर कर सके। अब ये जो गिर काऊ है, इसका मिल्क प्रोडक्शन पर डे का कितना है? इसका मिल्क प्रोडक्शन 50 लीटर्स ऑफ पर डे का है। तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी यहाँ पर आपसे क्लोनिंग क्या है वो पूछ सकती है। तो क्लोनिंग एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी का, उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती है। अगर कोई एनिमल है, उसके डीएनए को यूज करके उसी की तरह एक आइडेंटिकल एक कॉपीज बनाई जाती है, जिसे क्लोन बोला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्लोनिंग बोलते हैं। ये 2 तरीके से होती है, एक नेचुरल क्लोनिंग होती है और दूसरा आर्टिफिशियल क्लोनिंग। तो नेचुरल क्लोनिंग में क्या होता है? नेचुरल क्लोनिंग का उदाहरण है, प्लांट्स में देखा जाता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि जो वाटर हाइसिंथ है, वो ऐसे मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस करता है जो जेनेटिकली काफी आइडेंटिकल हो थ्रू एपोमिक्सिस।
और आर्टिफिशियल क्लोनिंग 3 टाइप से होती है, जीन क्लोनिंग, थेरापेटिक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है? तो जीन क्लोनिंग में डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ताकि जो डीएनए होता है किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी का, उसके डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के उसी की तरह एक आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी की। इसके अलावा जो थेरापेटिक क्लोनिंग होती है, उसमें एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर सेल क्रिएट किया जा सके, जैसे कि लंग्स है, किडनी है, ताकि जो अगर खराब हो गया या डिजीज़ के कारण काम नहीं कर रही हो, तो हम एक पूरा का पूरा जो सेल है वो प्रोड्यूस कर सकें थ्रू एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल। और लास्ट है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। उसमें बायोलॉजिकल की सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ इसमें पूरे एनिमल की जो एक क्लोन कॉपी बना दी जाती है। इसका आइडेंटिकल ह्यूमन्स बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है, बट वो इस रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को बैन कर रखा है ह्यूमन्स के केस में। तो यूपीएससी आपसे क्लोन गणना के बारे में पूछ सकती है, या फिर क्लोनिंग क्या होती है और डिफरेंट डिफरेंट क्लोनिंग्स में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2016 के प्लेन से पूछा था। द इंडिया अफ्रीका समिट हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट। सेकंड है, वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। तो इंडिया अफ्रीका जो समिट है वो 2015 में हुई थी एज ए थर्ड सच समिट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2011 में इसकी सेकंड समिट हुई थी और 2015 में इसकी थर्ड समिट हुई थी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वॉज एक्चुअली इनिशिएटिव बाय जवाहरलाल नेहरू 1951, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो इंडिया अफ्रीका समिट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में दिल्ली में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, 2011 में इसकी सेकंड और 2015 में इसकी थर्ड समिट हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वन ओनली। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।